तो आज हमारे बीच आ रहे हैं मिस्टर अनिकेत। मिस्टर अनिकेत बैठो। यस सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज बड़े ही गर्व का और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच मिस्टर अनिकेत आए हैं। मिस्टर अनिकेत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और जैसा आप सभी का सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर बड़े होकर अपने जीवन में कामयाब होंगे, और उस कामयाबी की जो सीढ़ी है उस पर मिस्टर अनिकेत चढ़ चुके हैं। मतलब उस कामयाबी की सीढ़ी पर उन्होंने पैर रख दिया है, और बस कुछ ही वर्षों में आपके सामने वो एक कंप्लीट डॉक्टर बन के आएंगे, और इस देश के विकास में, इस देश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो अपना योगदान देंगे इस देश में। और हम कहते हैं ना कि किसी भी देश में दो तीन चीज़ें जो हैं अगर वो हो जाएं तो हमारा देश सबसे अच्छा और एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। सबसे पहले उसमें हम कहते हैं कि भैया स्वास्थ्य, फिर हम कहते हैं कि शिक्षा, और फिर हम कहते हैं कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अनिकेत जो हैं वो अपने देश के स्वास्थ्य में अपना योगदान देने जा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है ना। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है वो है निरोगी काया। हेल्थ इज़ बेटर देन द वैक्स ऑफ गोल्ड। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, और हमें इस बात का गर्व है कि अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हो और हेल्थ के क्षेत्र में काम करोगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये काम, काफ़ी जटिल होता है। यस सबसे पहले तो मिस्टर अनिकेत हमारे यहाँ आए हैं, हमारे स्टूडियो में आज हमारे कोचिंग में। और अनिकेत हमारे पूर्व छात्र हैं, तो हम उनसे पूरी जर्नी समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन उसके पहले शायद अनिकेत उस समय आते थे, उस समय हमारी ये किताब लॉन्च नहीं हुई थी। यस सर। तो हम हमारी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से अनिकेत को ये किताब भेंट करेंगे। थैंक यू तो अनिकेत, हमें पता है तुम सब कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते सर। हो, यस सर। और पूरा पाठ्यक्रम इंग्लिश में होता है, ये किताब इंग्लिश में है। आपको काम आए तो आप भी ज़रूर देखना इसमें से, आपके छोटे भाई बहनों को दिखाइएगा। स्मार्ट एजुकेशन जो अपनी कोचिंग के द्वारा तैयार की गई किताब है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और एक बात छोटी सी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति घूमता हुआ एक गैरेज में चला जाता है। तो जो आदमी जो घूमता हुआ जाता है वो कोई साधारण आदमी नहीं होता, वो डॉक्टर होता है। और वो गैरेज वाले से बात करता है। तो गैरेज वाला उससे कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए, वाहन है ये, कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ये इसका इंजन है, और मैंने इसके इंजन को खोला, इसके बल्ब को खोला, और इसको रिपेयर करके मैंने इसमें फिट कर दिया। और इसी प्रकार का काम कुछ आप करते हैं, लेकिन आपकी और मेरी सैलरी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? आप लाखों रुपए लेते हैं एक ऑपरेशन के, और मैं कुछ हज़ार में इंजन रिपेयर कर देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से उसके कान में कहा कि यही काम तब करके दिखाइए जब इंजन चालू हो। यस सर। मतलब यह है कि जो डॉक्टर का जो काम होता है वो जीवन को बचाने का काम होता है, और उस समय व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं, उस समय उसको ट्रीटमेंट देना होता है। वाकई डॉक्टर का जो काम होता है वो काफ़ी सम्माननीय काम होता है। तो अनिकेत के बारे में बता दूं, अनिकेत हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं आप। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी शिक्षा ली है, इसलिए आपकी सफलता और ज़्यादा चर्चा का विषय बनती है। और साथ ही आपकी माताजी गृहिणी हैं, और आपका बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपके यहाँ। बस चुनौतियाँ ये थीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना, सामान्य परिवार से आना, ग्रामीण क्षेत्र से आना, उसके बाद भी आपने इतना बड़ा सपना देखा। तो मैं ये जानना चाहूँगा अनिकेत कि आपने ये सपना कब देखा था? क्या ये आप ये कॉन्फिडेंस है, या आपने पहले ही सोच लिया था कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है? फिर हम क्रम से धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। हम वो बातें भी करेंगे कि नीट एक्चुअल में क्वालिफाई कैसे किया जाता है। होता क्या है, जो व्यक्ति एस्पायरेंट है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन जो सिलेक्टेड है, जो व्यक्ति नीट को क्वालिफाई कर चुका है, वो बड़े अच्छे से बेहतर तरीके से आपको बता पाएगा। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, इसे अंत तक जरूर देखिए। हम अनिकेत के जीवन की, डॉक्टर बनने की जो पूरी प्रोसेस है, पूरी जर्नी है, उस पर हम आज पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अनिकेत से जानना चाहेंगे कि अनिकेत, आपने ये कब सोच लिया था कि आपको डॉक्टर बनना है? यस सर। नमस्ते सर। सबसे पहले नमस्ते। तो थैंक यू आपका, जो आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे ये आने की अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं
अभी चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ, तो आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में अभी अध्ययनरत हूँ और फर्स्ट ईयर MBBS में मैं हूँ अभी पर। और मेरा पिछले साल ही सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो मई का एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर किया था और अभी इसलिए मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और सर ने जैसा कि बोला कि अब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहना चाहिए, जिससे मैं आता हूँ। और एक चुनौती वो होती है कि आगे बढ़ने में कोई इतनी ज़्यादा बाधाएं नहीं आती। अगर कि आपको साधन उपलब्ध हैं और आपके पास अगर जुनून है, आपको अगर कुछ सफलता प्राप्त करनी है, आपने मन में ठान लिया, तो एक दिन वो ज़रूर आपको मिल जाती है। लेकिन उसके साथ चुनौती जब होती है, जब आपको साधन की कमी हो, आपको एक गाइडेंस की कमी हो। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैंने अपनी शिक्षा एक सरकारी स्कूल से की है और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा स्कूल बस ड्राइवर हैं। और उसके बाद मैं, जैसा कि सर का क्वेश्चन था कि मैंने ये सपना कब देखा, तो इस सपने की शुरुआत होती है जब मैं शायद 8 या 9th क्लास में होऊंगा। तब क्योंकि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ के साथ आशा वर्कर भी हैं, तो मतलब उनका थोड़ा सा योगदान वो भी मेडिकल फील्ड में ही आ जाती है, आशा वर्कर की जो जॉब होती है। तो मेरी मम्मी आशा वर्कर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक वो था कि मैं अपने लड़के को मेडिकल फील्ड में लेके आऊँगी। और मैंने भी बचपन से सोच के रखा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मन में था कहीं ना कहीं कि यार मुझे डॉक्टर, जब भी मैं डॉक्टर्स को देखता था तो वो एक मन में क्वेश्चन आता था कि डॉक्टर्स रहते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट्स होती है उनसे, मतलब उनका जो एक एटीट्यूड होता है, उनको देखकर मुझे ये लगता था कि एक दिन मैं ऐसा ज़रूर ऐसा खड़ा रहूँगा इनके जैसा। तो ये 8th क्लास की बात है जब मैंने मतलब सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद सोच तो तब से ही लिया था 8th क्लास से, और उसके हिसाब से फिर आगे मैंने पढ़ाई करी 9th 10th 11th 12th अपनी स्कूल शिक्षा मतलब गांव से ही करी है। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जिस बैकग्राउंड में आप आते हो, Yes, sir. आपको ये बात पता थी कि डॉक्टर बनना कितना चैलेंजिंग है? डॉक्टर Yes. बनना आसान तो है नहीं, यस सर। फिर भी आपने ये कैसे सोच लिया? क्या आप जानते नहीं थे कि डॉक्टर बनना कठिन है? आपने सिर्फ डॉक्टर का जो रिस्पेक्ट देखा, डॉक्टर कितने अच्छे केबिन में बैठे होते हैं, उनकी कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, Yes. कितने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, Yes. तो आप इस उनके जो स्टारडम है इससे आप प्रभावित थे। लेकिन Yes. अभी तक आपको मेडिकल की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं था। यस सर। शायद आपको ये भी पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। यस सर। जब आप कॉलेज अटेंड करेंगे Yes. और खासकर जो है गवर्नमेंट स्कूल में होते हुए, तो आपने फिर जब सोच तो आपने लिया था, लेकिन जब आपने 12th पास कर लिया, अब 12th पास करने के बाद अब फिर आपने उस दिशा में कैसे गए? क्योंकि असली खेल 12th पास करने के बाद होता है। Yes, sir. 12th तक चलो आपने बायो भी ले लिया होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, Yes. लेकिन 12th के बाद फिर आपने कैसे प्रिपरेशन की? आज बता दूं आपको, इनका फर्स्ट ईयर है, Yes. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इनका फर्स्ट ईयर चल रहा है और 3 साल बाद ये कंप्लीट डॉक्टर हो जाएंगे, इनकी कंप्लीट प्रैक्टिस वहाँ हो जाएगी, पूरा कोर्स हो जाएगा इनका। तो वो 12th के बाद फिर आपने कैसे कैसे परिस्थितियाँ आई आपकी और फिर कैसे आप उसमें आए? यस सर। सबसे अहम मोड़ आया था मेरा 11th क्लास में। हाँ, क्योंकि 10वीं तक तो मैंने पढ़ाई करी, 10th जैसे ही मैंने पास करी, उसके बाद आपका जो मुख्य जो बोलते हैं मोड़ आता है, मेन मोड़ मेरा वहीं से आया। 11th क्लास में जैसे ही आया तो पता था कि डॉक्टर बनना, और इतना भी पता था डॉक्टर बनने के लिए बायो सब्जेक्ट लेना पड़ता है। बायो साइंस मैंने वहाँ से चूज़ करी। और बताना चाहूँगा आपको कि मैं अपने स्कूल का फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने बायो वहाँ पे चूज़ करी थी। ओह आई सी। उसके पहले किसी कोई बायो नहीं लेता था, बायो सब्जेक्ट वहाँ पे था ही नहीं। बस ये पता था कि डॉक्टर बनने के लिए बायो साइंस लेनी पड़ती है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बायो चूज़ कर ली थी, क्योंकि बनना तो डॉक्टर ही था। तो जैसे ही बायो एक बात याद आ रही है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और परिंदों को नहीं दी जाती तामील उड़ानों की, और जिन्हें हर हाल में कुछ करना है उन्हें कहाँ परवाह होती है जमाने की। ये बात इसलिए याद आई क्योंकि
अनिकेत कह रहा है कि मैं पहला स्टूडेंट था जिसने वहाँ बायो लिया। यस सर, कोई बायो लेने को तैयार नहीं था, कोई लेता नहीं था, तो Yes. मतलब वो खुद ही तय करते हैं मंजिल। यस सर, वो तुमने खुद सोचा था। यस सर। वहाँ पे Right. कोई बायो मतलब पहली बार मैंने लिया हाँ, था। हाँ। फिर मेरे साथ एक दोस्त और था, उसने भी ले लिया मेरे साथ में, क्योंकि वो हाँ। रहता था। हाँ। उसके पहले बायो और मैथ कोई नहीं लेता था स्कूल हाँ। में, पहली बार। अब क्योंकि जब कोई बायो ली नहीं किसी ने वहाँ पे जमाने से, कभी नहीं ली, पहली हाँ। बार हमने ली थी, हाँ। तो वहाँ पे टीचर्स भी नहीं टीचर्स थे। की प्रॉब्लम। टीचर्स थे ही नहीं। अब जो और एक बात और, जो विज्ञान की टीचर होती है, जो साइंस की, जो मेन स्ट्रीम है मेरी, हाँ। उसकी टीचर भी 10th में मेरी थी नहीं। जो जब मैं 10th में आया था तो उनका ट्रांसफर जबलपुर हो गया अरे। था, तो उस टाइम पे बायो का कोई टीचर नहीं था। सो सैड। और उसके बाद बायो मतलब मेरी खराब हुई पूरी। हाँ। क्योंकि जो साइंस होता है 10 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और क्योंकि मेरी स्ट्रीम भी वही है। हाँ। अब मुझे बायो से ही आगे पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल। मेन तो बेसिक वही है। हाँ। तो तब मेरी वो टीचर नहीं थी, उनका ट्रांसफर हो गया। तो लास्ट के 1 या 2 महीने कोई गेस्ट टीचर अरेंज करी थी मैम ने। हाँ। तो उनने 2 महीने बस मुझे पढ़ाया, इंपॉर्टेंट पढ़ाया, और मैं पास हो गया था। हाँ। उसके बाद जैसे 11th में आया, तो अब मैंने बायो तो चूज कर ली। अब टीचर नहीं थे वहाँ पे, तो 3-4 महीने तो मेरा ऐसे ही चला, कोई टीचर नहीं आया। अच्छा। फिर वहाँ की जो मैम थी प्रिंसिपल, उन्होंने कुछ टीचर अरेंज किए, 2 गेस्ट टीचर आए थे फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। बायो के तब भी नहीं थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अरेंज हो गए थे। हाँ। 2 मैम थी, वो यहाँ से जाती थी। आपको बता दूं कि अभी मैं शहर में बैठा हूँ, और यहाँ से मेरा गांव 15 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो जो टीचर है वो यहाँ से स्कूटी से वहाँ तक जाती थी, और वो किस्मत की मार होती है ना। अब वो कहते कि किस्मत जब मारती है तो बहुत खराब तरीके से मारती है। हाँ। तो कुछ ही समय हुआ था, उनको 4-5 महीने रही होंगी। उसके बाद उनका भयंकर एक्सीडेंट हो अरे। गया रास्ते में। बस पता नहीं, याद तो नहीं है कब था, लेकिन 11th के मिड में हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ा वो वहाँ से। उसके बाद वो कभी स्कूल ही नहीं आए। सो सैड। तो फिर और तब हमारे यहाँ पे बायो की एक टीचर आ गई थी, मैम ने बायो की टीचर भी अरेंज कर दी। तो 3 टीचर हो गए थे, लेकिन 2 का एक्सीडेंट हो गया, तो सिर्फ अरे। 1 टीचर बची थी। तो वहाँ पे फिर मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से। और आपको पता है कि आप जो भारत के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका हाल क्या है, ये तो सब रूबरू हैं ही। तो वहाँ से जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मैंने करके 11th पास कर ली। जैसे 11th पास करता हूँ, फिर एंट्री होती है कोरोना की। जैसे ही मैंने 11th के एग्जाम दिए, कोरोना आ जाता है। तो फिर वहाँ से फिर 1 साल कोरोना चला जाता है, पूरा लॉकडाउन रहता है। तो 12th मेरी वो तो खराब ही हो गई। टीचर तो वैसे भी नहीं थे, और कोरोना आ गया, तो फिर एग्जाम भी नहीं हुए थे, तो मेरा जर्नल प्रमोशन हुआ। आप एक बात सोचिए कि अभी मैं यहाँ पे हूँ 12th में, और मेरे को ना मतलब जो डॉक्टर बनने की जर्नी, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहते हैं ना कि अब कोई गाइडेंस ही नहीं थी। अच्छा, जनरल प्रमोशन हुआ है तो आपको ये भी पता नहीं चल पाया कि आपके जो एक्चुअल मार्क्स क्या हैं? यस सर। जनरल प्रमोशन में तो मार्क्स सबको दे दिए जाते हैं, yes, एवरेज मार्क्स। यस सर। तो आपको अपना खुद का एनालिसिस भी नहीं कर पा रहे थे कि आप कितने गहरे पानी में हो। यस सर। एनालिसिस क्या, जब मतलब साल भर स्कूल ही नहीं है, 12th तो क्या ही है ना। हमने तो बुक तक नहीं खरीदी थी 12th की। अब बताओ, इतनी खराब कंडीशन थी, ना बुक थी। बस हमें तो पता था कि कोरोना आ गया, सब बोलते थे एग्जाम नहीं होने, नहीं हो। फिर भी मन में डर रहता है, अगर हो गए तो पास नहीं हो पाएंगे। मेरे पे भरोसा था कि मैं पास तो हो नहीं पाऊंगा अगर गलती से एग्जाम हो गए तो हाँ, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं था। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, इसी भरोसे में रहते हैं कि नहीं होंगे। हाँ, वो इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं नेगेटिव चीजों को लेके कि नहीं होंगे। यस सर। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। फिर अब जब तक मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना खर्चा आता है, ये जब नहीं पता था। वहाँ पे कुछ एक टीचर थे, उनसे मैंने पूछा, तो वो टीचर, क्योंकि अब गांव का स्कूल है, तो वहाँ पे टीचर भी वो पुराने वाले जो ओल्ड एज टीचर, उनको भी नीट के बारे में अपडेट नहीं होते हैं। यस सर। उनको अपडेट नहीं था, उनको भी नीट के बारे में नहीं पता था कि नीट का एक एग्जाम होता है जिससे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है फॉर MBBS। तो वो मतलब उनको भी उस टाइम पे पता नहीं था। तो उनके टाइम पे PMT होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में होता था, उसकी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होते, 2 पेपर होते। मैंने भी दिया था। हाँ, मैंने दिया था उस टाइम PMT होता। हाँ, PMT होता था। तो वो एग्जाम उनको पता था। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए कैसा क्या करें, मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि गांव से हैं तो वहाँ अवेयरनेस होती है नहीं। तो उनने बोला कि देखो, नीट के लिए एक एग्जाम होता है PMT का, वो बहुत टफ होता है। सबसे पहली बात उन्हें, वो बहुत टफ होता है। और उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, एग्जाम भी बहुत टफ होता है, बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, इस तरह का मतलब वहाँ से वाक्यांश मुझे मिला। तो मन में फिर मैंने 1-2 लोग से और पूछा, तो सबके उस टाइम पे यही जवाब थे कि यार डॉक्टर बनना बहुत कठिन होता है, डॉक्टर के बेटे ही डॉक्टर बनते हैं, और अपन गरीब फैमिली से हैं, तो मतलब अपने लिए पॉसिबल नहीं है डॉक्टर बनना।
तो दिल में कहीं ना कहीं वो उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी हाँ। कि एग्जाम, क्योंकि अब गांव से पढ़े तो इतना हाँ, मुझे बिल्कुल। पता था कि मेरा स्तर हाल क्या क्या है, है। हाँ स्तर क्या हाँ, है कहाँ पे मैं, और एग्जाम का स्तर क्या है, यस ये सर, समझ पा रहे थे ये लोगों समझ ने जो लिया आपको था। बताया। तो मन में कहीं ना कहीं था कि मैं नहीं बन पाऊंगा डॉक्टर, और मुझे पता नहीं क्या कुछ और ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मतलब वो सपना टूटता जा रहा था। फिर कोरोना की एंट्री हुई, तो जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत टफ होता है, पैसे बहुत लगते, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक एमबीबीएस की हाँ, डिग्री करने। तो बताइए। मैंने अपना सपना डुबो दिया था, मतलब कुल मतलब मिला के बंद कर आपका दिया, हौसला टूट रहा टूट था गया यहाँ था। पे। हाँ, हौसला मेरा 12th के एंड तक पूरा टूट चुका था। हाँ। मेरे को बिल्कुल, मतलब मैंने सोच लिया था कि शायद मैं डॉक्टर बनने के लिए हाँ, पैदा नहीं कुछ हूँ। और देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ और ही देखना पड़ेगा। तो फिर 12th होती है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अब हाँ। यूजुअली जैसा सोचते हैं कि सही बात। कोई कॉलेज कर लेते हैं और वहाँ से फिर कोई कंपटीशन एग्जाम निकालेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम निकालेंगे, वहाँ से पढ़ाई करेंगे, हाँ। तो कुछ करेंगे। तो मेरा भी ऐसे ही था। फिर वहाँ से एक मेरा दोस्त है, जैसा कि बताया मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ। 11th क्लास में जब मैं था तो मैं मैम के यहाँ पढ़ने आता था, फिजिक्स की कोचिंग, क्योंकि गांव में तो टीचर था ही नहीं। राइट, तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे पढ़ने आता, बिल्कुल, बिल्कुल। फिजिक्स की टीचर कोचिंग करता था उस टाइम पे। और यहाँ पे केमिस्ट्री के एक सर हैं, वो स्थापक सर जी, उनके यहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। बिल्कुल। तो तब ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ता था मैं। तो तभी जैसे मैं यहाँ पे आके पढ़ता था, और फिर स्कूल में तो होती नहीं थी, तो मुझे जैसे ही फिर बोला लोगों ने कि यार नहीं होता है, नहीं बन पाओगे, ऐसा वैसा, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरा एक दोस्त है यहीं गाडरवारा में कोचिंग में मिला था। हाँ। तो वो दोस्त मेरे से बोलता है तू क्या कर रहा था। मैंने कहा मैं कोई बीए वगैरह बीएससी कर लूंगा, बिल्कुल। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो वो बोलता है यार ये मेरा एक दोस्त है, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है। हाँ। तो वो 4 साल का कोर्स है, देख तेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा उसमें, बिल्कुल। और उसके बाद तो जो कंपटीशन करना तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर अगर नहीं करना तो देख वो ऐसी फील्ड है मेडिकल की कि कुछ नहीं करोगे तो 8-10 हजार रुपए कोई कहीं भी ना दे कहीं देगा। हाँ, थोड़ा बहुत जॉब मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब। तो मन में एक हुई कि यार कोरोना चल रहा था और घर वाले बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। बिल्कुल। मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे भोपाल जाना कोचिंग करने के लिए कॉम्पिटिशन, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोरोना का समय, अब बिल्कुल। कौन अपने लड़के को जाने सही देगा, बात। उस टाइम पे ऐसा माहौल खराब था। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो यार ये सही कह रहा है, इसकी बात मान ली मैंने। हाँ। मैं मोटिवेट हो गया उससे, और अच्छा। मैंने उसके साथ जाके जल्दी जल्दी में इंस्टेंट एडमिशन ले लिया गुड। वहाँ पे, क्योंकि अब डॉक्टर बनना देखिए था। यहाँ पे एक बात जो महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हमारे दोस्तों का जो मार्गदर्शन है, हमारे दोस्तों का गाइडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ यस पे। सर, इसलिए ये भी जरूरी है कि जैसी संगति होगी वैसी गति होगी। यस सर, इसलिए संगति बहुत जरूरी है, और जैसी अगर संगति खराब होती है तो फिर दुर्गति भी यस सर, होती है। बिल्कुल। तो देखिए संगति, इनके मित्र ने इन्हें मोटिवेट किया। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी है तो कोई भी हमें रास्ता देता है या ईश्वर हमें लाइन देता है, रंग हमें भरना पड़ता है, कहावत है। यस सर, तो ये है कि दोस्त ने इनको बताया, लेकिन करने वाले यही हैं। यस, भगवान ना रास्ता दिखा देता है हाँ, हमें कि हाँ, आपको यहाँ जाना, अब जाना हाँ, अपने को ही है। सही बात तो है। उसी तरह मैंने उसके, लेकिन वो रास्ता भी उसी को मिलता है जो योग्य होता है। यस सर, ये हर किसी को नहीं मिलता। भगवान ईश्वर मौका हाँ, नहीं देता है। हाँ। लेकिन उनको दिखता है कि जो कुछ करना चाह रहा है, बिल्कुल। तो वो फिर उसको जरूर मौका जरूर, देते हैं। यस। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब मैंने उसके साथ बीएससी नर्सिंग में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुल मिला के ये है कि जब किसी चीज को पूरे दिलो जान से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ये जो लाइन है यहाँ मेरी जिंदगी में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है सर। क्योंकि आप चाहते थे यस कि सर, आप ऐसा कुछ करें, medical बस में संयोग नहीं बन पा रहे यस थे सर। कि आखिर कैसे, कैसे और संयोग यहाँ बन गए, बन गए, है ना। यस सर। फिर अब मेडिकल में तो अब जाना ही आपने था। क्या करने लगे, आप अब नर्सिंग करने नर्सिंग, लगे। हाँ नर्सिंग में तो admission। नर्सिंग तो गर्ल्स का कोर्स है क्या? नहीं नहीं, बॉयज का भी कुछ टाइम से बॉयज इन्वॉल्व हो गए। बॉयज भी देखो हाँ। भाई, एक बात ध्यान रखना, नर्सिंग का कोर्स बॉयज भी कर सकते हैं, यस और ये 12th के बाद होता है। यस सर, 12th इसके लिए कोई एग्जाम होता है क्या? यस सर, गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है, गवर्नमेंट के लिए एक एग्जाम होता है, वो पीएनएसटी होता है, प्री नर्सिंग यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, पीएनएसटी होता है। पीएनएसटी के बाद जो भी रैंक आती है उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता हाँ, है। हाँ, वो अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो क्या प्राइवेट कराते हैं? हाँ, प्राइवेट, अब प्राइवेट कॉलेजेस बहुत होते हैं, उनके लिए कोई ज्यादा ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता। अच्छा। मैंने जिस प्राइवेट कॉलेज में लिया था उसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ। अच्छा, वो थोड़ा सा फी का चक्कर हाँ, रहता फीस है, का चक्कर है फी उसमें, वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं। हाँ। और मैं भी नहीं कर पाता ऑब्वियस, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, लेकिन अच्छा। वहाँ पे स्कॉलरशिप थी। अच्छा, तो उसकी वजह से मैंने उससे पूछा कि कितनी फीस, तो 70-80 हजार के आसपास। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट? प्राइवेट था। प्राइवेट था, लेकिन प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे। अच्छा, ये है। तो उसी थोड़ी 50% स्कॉलरशिप मिलती होगी। हाँ नहीं, वहाँ पे 80%, ओबीसी मेरी कैटेगरी है, अच्छा, तो बहुत 80% स्कॉलरशिप है। बहुत बढ़िया। 70-80 हजार रुपए था। हाँ। तो 40-50 रुपए, लगभग 50 हजार रुपए हाँ। मेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी वहाँ। हाँ, तो अब ऐसा होना, तो मैं 20-25 हजार साल के, मैंने कहा मैं इतना अफोर्ड बिल्कुल कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। ठीक। अब देखिए,
आपको आपने सोचा था ना मुझे मुझे कि मैंने डॉक्टर बनना है, हाँ। तो कहीं ना कहीं भगवान अब आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है, मेडिकल बिल्कुल। की डायरेक्शन में तो ले चले गया गए भगवान। आप, हाँ। हाँ, मेडिकल की दुनिया में मैंने यहाँ पे कदम रख लिया। अब वहाँ पे मैं नर्सिंग में एडमिशन ले लेता हूँ, फिर वहाँ पे मैं थोड़ी पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि अब मैं हिंदी मीडियम से हूँ और बिल्कुल। नर्सिंग का वो सिलेबस इंग्लिश में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मेरी यहाँ से हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई शुरू होती है, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं हिंदी में इंग्लिश में बहुत वीक था। मेरे को मैं हिंदी मीडियम से बचपन से पढ़ा हूँ, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। इंग्लिश के पेपर में मैं सिर्फ ऐसे और वो अब देखिए, मैं एप्लीकेशन। एक चीज़ और बता दूं कि मिस्टर अनिकेत कोचिंग में पढ़ने यहाँ आए हैं, लेकिन उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। यस इन्होंने इंग्लिश कोचिंग अटेंड नहीं करी। यस सर, नहीं। और फिजिक्स मेरी वाइफ पढ़ाती हैं, मतलब मैडम। यस सर। इनका ये बड़ा सम्मान करते हैं और याद करते हैं कि कहीं ना कहीं फिजिक्स भी एग्ज़ाम में आती है, Yes, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। यस सर। और इंग्लिश देखिए कितनी ज़रूरी है, ये बात खुद कह रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी की इनकी लड़ाई होने लगी कि अब आखिर इसको आगे कैसे कवर किया Yes, जाएगा। sir. हाँ, तो उस टाइम पे वहाँ पे इंग्लिश था पूरा सिलेबस। तो और नया नया मतलब एडमिशन लिया था, कहीं ना कहीं मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मेडिकल में जाने की। हाँ, तो मेरे माइंड में ना था कि यार अब इस अगर वो नहीं कर पाए तो इस लाइन में बेस्ट करना है। हाँ। मेरा ये था कि अब डॉक्टर तो नहीं बन पाए, अगर हम इस लाइन में जा रहे हैं हाँ। तो इसमें अपना बेस्ट देना। बिल्कुल। तो मेरी ना वहाँ पे तब तक मुझे नीट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जो एमबीबीएस के लिए जो एग्जाम होता नीट, उसके बारे में 1% नहीं पता था। हाँ, क्या 12th सिलेबस का- आएगा। नहीं, उस एग्जाम के बारे में भी नहीं पता था हाँ। कि ऐसा कोई एग्जाम होता है। हाँ, अच्छा। कितनी बड़ी बात है अरे मेरे लो। लिए। मतलब मतलब मैं मैं- सिर्फ ये था तुम्हारा सपना डॉक्टर बनना है, बस। लेकिन और डॉक्टर बनने की प्रोसेस पता नहीं प्रोसेस थी। बिल्कुल नहीं पर पता था। नदी के उस पार जाना है, जाना है। पर जाते कैसे हैं हाँ, वो ये नहीं नहीं पता। पता था, बस जाना है। मन में ये था कि कैसे भी पहुंचना है उससे। सही बात है। तो फिर नीट के बारे में मुझे 1% नहीं पता था कि ऐसा कोई एग्जाम भी होता है। और मुझे क्या, मेरे गांव में किसी टीचर को, जब उस टाइम पे किसी को नहीं पता था, बिल्कुल। किसी को भी नहीं पता था। तो यहाँ पे मैं पहुंचा, फिर वहाँ पे मैं क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट आता थोड़ा इंग्लिश में। हाँ। मैं इंग्लिश में वीक था, तो वहाँ पे कुछ जो इंटेलिजेंट जो बच्चे थे, हाँ, इंग्लिश हाँ, पढ़ते थे, हाँ। अच्छे पढ़ते थे, अच्छे बोलते थे इंग्लिश में। बिल्कुल। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था यार थोड़ी सीखनी है। हाँ। तो मैं थोड़ी इंग्लिश की बुकें पढ़ने लगा वहाँ पे। अच्छा। लाइब्रेरी जाता, इंग्लिश बुक उठाता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ रहा फिर हूँ। भी पढ़ रहे। फिर भी देखिए, पढ़ रहा हूँ। कुछ भी नहीं आ रहा समझ कुछ में, भी नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी कोई भी भाषा बोलना सीखता है, उसे समझ में नहीं आता, वो ध्वनि का अनुकरण करता है। यस मतलब अगर आप किसी की अंग्रेजी सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता था, पर ये पढ़ते थे। ये yes. कितना बड़ा मूल मंत्र है किसी भाषा को सीखने का, यस सर। कि देर सवेरे वो भाषा समझ में आएगी आपकी। आप यस सर। हाँ, फिर तो ऐसा कुछ हुआ, तो फिर मैंने वहाँ पे ऐसा पढ़ना स्टार्ट किया, और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि 2 3 4 5 महीने जब मैं पढ़ा, तो मैं वहाँ सबसे नीचे वाले लेवल से थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। अच्छा, गुड। जैसे मेरे टेस्ट वगैरह होते थे मंथ में, तो मैं धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अच्छा। जो वहाँ के सीआर बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर बोलते थे, हाँ। तो उनके कहीं ना कहीं नीचे आ गया था मैं, अच्छा। जो वहाँ की मॉनिटर थी। हाँ। फिर धीरे 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 और मैंने पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में हाँ। इंटरेस्ट लिया, और मैं और पढ़ूंगा। हाँ। तो भगवान की, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई, मेरे में ऐसी बुद्धि आई, मैया ने ऐसी बुद्धि डाली हाँ। कि वहां पे मैं एक बार टॉप कर गया पूरे अच्छा। अरे वाह, मतलब क्लास वाह, में क्या टॉपर, बात है। मतलब टॉप कर गया। शानदार, शानदार। और उस वहां पे क्या होता है कि टॉपर जो होता है उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव हर महीने बदल देते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं टॉप गया, फिर वहां का मॉनिटर बन गया, सीआर अच्छा, मुझे CR वहां बना दिया। इनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना यस दिया। सर। इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ और कहाँ सही इंग्लिश बात है, मीडियम बिल्कुल। कॉलेज में मैं एक सीआर बन गया। बिल्कुल। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी मैं पढ़ाई करने लगा था, धीरे धीरे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आने लगी थी। हाँ। देखो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इतनी आ जाती थी कि काम चलने हाँ, लगा। काम से। बुक अब जो पढ़ रहा हूँ मैं समझने लगा हूँ। कई यूट्यूब से भी मैंने, जैसे आपके भी कई लेक्चर मैंने अटेंड किया था उस टाइम पे, यहाँ आता था, यहाँ भी पढ़ता था। ठीक। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, तो धीरे धीरे समझ में आने लगी थोड़ी बहुत, जितनी बुकिश जो लैंग्वेज होती है वो समझने लगा, इतनी मेरे को आने लगी, और वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ऊपर लाई करने लगा। फिर उसके बाद करते करते फिर मैं वहाँ पे इतना हो गया था कि जो वहाँ पे टीचर्स थी ना, वो डिक्टेट करती थी और मैं उसको एक्सप्लेन करता था क्लास में। इतना मेरे को मतलब आने लगा था। ईश्वर की कृपा कहूँगी कि मतलब मैम सिर्फ डिक्टेट करती थी और मैं उसको समझाता। मतलब मैडम सिर्फ टॉपिक बोलेंगी, हाँ, आप एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन। मैं बुक लेके जाता था और पूरा टॉपिक मैं पढ़ा देता था। हफ्ते में 3-4 दिन मैं ऐसा जरूर करता था कि मैम बोलती थी कि अनिकेत तुम आओ, तुम ये टॉपिक पूरा पढ़ाओगे आज। मैं ऐसा पढ़ाने लगा। तो धीरे धीरे ऐसा ऐसा करके मैं, मतलब मेरी ग्रोथ होने लगी एक टाइम पे। फिर वहाँ पे जो मैम थी ना, उनका मैं बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहूँगा। और फिर मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे भी गाडरवारा में, उनका बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहूँगा। उनकी वजह से उनने मुझे ऐसा गाइड किया। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फिर नीट के बारे में बताया। जो वहाँ पे मैम थी, उनने मुझे नीट के बारे में बताया। जो मैम थी, तो उनने मुझे मैडम का नाम भी बता सकते हैं आप यहाँ पे। अपन इस चैनल के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपके
जो लाइफ है उसको एक दिशा देने के लिए Yes, इनका sir. अपन वो- सादर अभिनंदन करते हैं यहाँ भी। यस सर, हाँ, वो मैम थी मिसेस प्रिया पटेल, Good. जो मैम थी वो न्यूट्रिशन पढ़ाती थी वहाँ पर मुझे। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। वो कहती ना कि आप कहीं अगर भीड़ में भी हो ना, लोग आपको पहचान लेते हैं। जो परखने वाला जौहरी हाँ, होता है ना, हम्म, वो हीरे को Good. वो परख लेता है। हाँ, तो ऐसे कुछ मेरे साथ मैम ने हो, तो मैम ने मुझे गाइडेंस दिया कि मेरे नीट के बारे में जब उसे पता चला मुझे, जब उस टाइम पे, हाँ, तो मैम ने बताया, कुछ दोस्तों से पता चला, मेडिकल फील्ड में सब होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट भी थी, वो नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रही थी, हाँ, उसके साथ साथ वो कर रहे थे, उससे भी पता चला। तो ऐसे मुझे धीरे धीरे नीट के बारे में पता चला। तो फिर मन में स्ट्राइक होता मेरे कि यार ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ अभी भी। हाँ, कि जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वहां पे, मुझे ऐसा पता चला एक एग्जाम होता है, आपको बस उस एग्जाम को निकालना है, बस। पूरा खर्चा सरकार का, सरकार कुछ नहीं करना। तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छा, मिल रही आपको थी। पता था अगर एग्जाम नहीं निकलता तो क्या खर्चा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता था। खर्चा तो कुछ नहीं था उसका, क्योंकि एग्जाम निकलता उसकी फीस होती है बस नहीं, 1500। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, यस सर। एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, मान लीजिए Yes, sir. आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, यस सर। मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज मिलता है, Yes, sir. तो उसका अंदाजा था कि प्राइवेट कॉलेज की क्या फी होती है? यस सर, उस टाइम पे मुझे पता चल गया था जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि फिर मैंने खंगोलना स्टार्ट कर दिया था अच्छा, नीट के बारे में। हाँ, हाँ। A to Z जानकारी निकालने लगा यूट्यूब से, हाँ, फोन से, कि हम्म। हर चीज पता चला। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, हाँ, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एक बार सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको फीस नहीं देनी पड़ती। हाँ। बहुत नेग्लिजिबल फीस होती है। हाँ, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर प्राइवेट कॉलेज मिलती है। हाँ, तो मैं प्राइवेट का मैंने सोचा ही नहीं सोचा था। ही नहीं। मेरे दिमाग में तो बस वो लक्ष्य दिख गया, वो कहते हैं ना हाँ, अर्जुन को जैसा लक्ष्य, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे दिख गया कि भाई गवर्नमेंट करना है, मतलब करना है। बिल्कुल। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा था कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट, मैंने फिर भी सोचा- अगर एक आइडिया के लिए अगर अपन अपने ऑडियंस को बताना चाहें जो जी। विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कि प्राइवेट की फीस क्या होती है फिर भी? यस सर, देखिए सर, प्राइवेट की फीस वेरी करती है अलग अलग कॉलेज, अच्छा, और कॉलेज बाई कॉलेज। अगर अपन टॉप का कोई कॉलेज सिलेक्ट करें एमपी में तो उसकी क्या फीस जाएगी? यस सर, जैसे कि आप ले लेते हैं अपना चिरायू मेडिकल कॉलेज, ठीक। जो कि अभी भोपाल में है। हाँ, अगर आप ये मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो इसकी फीस लगभग एक साल की जो ट्यूशन फीस होती है वो करीब होती है 25 लाख। अच्छा, एक साल की 25 लाख, मतलब आप बता रहे हैं कि 4 साल में 1 करोड़ रुपए 1 खर्च करोड़ हो रुपए जाएंगे। से ज्यादा। ये तो ट्यूशन फीस बजाय उसके हाँ, और भी होते हैं, और भी रेसिडेंस, हॉस्टल, हाँ, खाना बस, और ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल। यस सर, एग्जाम हाँ, फीस, ये हाँ। फीस, वो मतलब 1.5 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा आ जाएगा तब आपका आप एक एमबीबीएस तब आप एमबीबीएस कंप्लीट यस कर सर, पाएंगे। प्राइवेट अगर कॉलेज आपको मैं कर रहे हो तो। हाँ, तो वो तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, सोचा भी लेकिन नहीं था। 1.5 करोड़ क्योंकि रुपए सोच के भी क्या करते वो हाँ, अपने काम की काम चीज की चीज नहीं थी। हाँ, तो मैं, और मन में था कि मैं तो, मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वहाँ पे मेरी मतलब वो ही कि यार करना करना करना, तो समझ में भी नहीं आता कि आप वहाँ पे कॉलेज मैनेज करना, हाँ। पढ़ना। फिर भी वहाँ पे पढ़ने लगा था मैं। हाँ। मैं सोच रहा था इस बार का नीट का एग्जाम दे के देखूंगा एक बार कैसा जाता है। हाँ। तो फिर वहाँ की जो मैम थी, एक मिनट जरा देखें, जरा इसमें मेमोरी फुल तो नहीं हुई? हाँ, बहुत शानदार, नहीं हुई। हाँ, तो हाँ, फिर तो तो वहाँ आपने पे सोचा कि इस बार आपको नीट का एग्जाम देना हाँ, है? तो मैंने माइंड में था कि इस बार मैं दे के देखूंगा अच्छा, कि क्या देख के होता देखेंगे, है। आप ट्रायल करेंगे? हाँ, ट्रायल करने की सोचा, और धीरे धीरे मैं पढ़ने भी लगा था। हाँ। क्योंकि वो नर्सिंग में भी कुछ एग्जाम्स, मतलब वो सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, एनाटॉमी होता है, हाँ, physics, तो बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, ये सब पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। अब मैं क्या ऑनलाइन पढ़ रहा, मेरा एक दोस्त है, तो ऑनलाइन आपने कोर्स लिया? नहीं कोर्स नहीं, वैसे ही यूट्यूब पर रैंडम वीडियो हाँ। देखते थे आप, कोई भी टॉपिक जो उठाया, उससे रिलेटेड है? हाँ रिलेटेड। अपन ने, मेरे को सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना था उस टाइम, फिजिक्स नहीं, आपको केमिस्ट्री। ये पता कैसे चला कि इसमें कौन सा सिलेबस आएगा? आपने कैसे डाउनलोड किया सिलेबस? नहीं, मैंने नीट का यूट्यूब सिलेबस से, क्या होता है? यूट्यूब से ही सारी चीजें, यूट्यूब से पे देखा मैंने कि पूछा नीट में कि क्या पूछा जाता है? हाँ, क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन से पूछते हैं। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि आपका 11th 12th का जो सिलेबस होता है वो मेनली पूछा जाता है। ठीक। तो उस टाइम पे 11th 12th का ही पूछा जाता है, और मैंने भी सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करी थी। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ रहा था। अच्छा। तो बायो मैं पढ़ रहा था कि क्योंकि मेरी बायो वहाँ पे पढ़ रहा था ऑलरेडी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वहाँ छूट गई थी। तो बायो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर रहा था, कि धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे स्टार्ट करना। हाँ, पढ़ते 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 फिर एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे एक ऐप के बारे में बताया, फिजिक्स वाला करके हाँ। ऑनलाइन ऐप होता है। हाँ। उसमें क्या है, पढ़ाई होती है, उसमें कुछ फ्री बैचेस रहते हैं। हाँ, हाँ, बैच में क्या होता है कि एक आप डायरेक्शन रहती है बैच में, हाँ। एक शेड्यूल रहता है, उस हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से हाँ, पढ़ाई कर पाते, बिल्कुल। मतलब फैला हुआ नहीं रहता, एक व्यवस्थित तरीके की एक वो रहती है। हाँ, तो मैंने वो बैच मतलब ऐप डाउनलोड किया, और हाँ। फिर उसमें कुछ फ्री वाले बैच थे बिल्कुल। कि डल ही रहे थे डेमो के लिए, या फिर वो, तो मैंने वो पढ़ाई, उससे पढ़ाई करी स्टार्ट, धीरे धीरे पढ़ने लगा। फिर वहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा था, अब पढ़ाई में मन लगने लगा, लेकिन वहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा। वहाँ पे मेरे को 1.5 साल निकल गया था नर्सिंग में, हाँ। लगभग 1 से 1.5 साल। हाँ, तो फिर मैम ने मेरे को एक गाइडेंस दी
मैम से मैंने पूछा कि मैम मैनेज नहीं हो रहा, क्या करूँ, छोड़ दूं क्या ये नर्सिंग। मन हम्म। में आया कि अब नर्सिंग छोड़ देते हैं, अच्छा। सिर्फ उसके पीछे भागो, हाँ। नीट के पीछे, बिल्कुल। ये सब छोड़ दो, यहाँ मैनेज हो नहीं पा रहा है, सिर्फ एक करो, उसको ही करो, इसको छोड़ दो, तभी मैनेज हो पाएगा। हाँ। तो फिर मैम वगैरह से अभी तक पूछा। आपका फर्स्ट ईयर हो गया था यहाँ पे? हाँ फर्स्ट ईयर, और उसकी भी एक खास बात थी, फर्स्ट ईयर तो हो गया था, 1 साल मेरा हो गया था, लेकिन एग्जाम नहीं हुए थे। अच्छा। उस टाइम पे कुछ घोटाला चल रहा था नर्सिंग कॉलेजेस का। हाँ हाँ, कुछ ऐसा तो हाँ, डिस्प्यूट था। हाँ, तो उस टाइम पे क्या एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। हाँ। मेरे नहीं हुए थे, मेरे जो सीनियर है उनके भी नहीं हुए थे, उनके भी सुपर सीनियर के सीनियर भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, मतलब जिनकी 3 साल कंप्लीट हो गए, उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं नहीं हुए हुए थे। ऐसा हो रहा था। वो सब डिस्प्यूटेड था। हाँ वो था उस टाइम। तो मेरे को एक डर और ये लगा कि अभी 3 साल एग्जाम नहीं हुए हैं, हाँ। अब मेरे कब होंगे, 5-6 साल, पहले 7 उनका साल होगा जो पहले से हाँ, डिले है, 3 साल अब पहले आपका पहले नंबर उनके आया। होंगे, फिर मेरा आएगा, तो 6-7 साल लग जाएंगे। तो डर बैठने लगा था कि यार 7 साल में क्या करूंगा अपने यहाँ पे, ऐसा वैसा। तो धीरे धीरे एक ये पोर्शन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ हाँ। मुझे नर्सिंग छोड़ने के लिए। देखिए, ये भी है कि सही समय पर सही डिसीजन भी आपका सही डिसीजन होता है, यस सर। और गलत समय पे लिया गया सही निर्णय भी गलत निर्णय हो जाता है। कभी कभी, मतलब सही निर्णय लेने का समय भी सही होना चाहिए। यस इन्होंने सर। डिसीजन लिया कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। यस सर। ये नहीं कि आप जो है एक पुराने ढर्रे में चले आ रहे हो, ये सब जो कर रहे हो उसके पीछे। जीवन में ये बहुत बड़ी रिस्क है कि आप अपनी पढ़ाई को बीच में स्विच कर रही है, बहुत बड़ी रिस्क है ये यस भी। सर। और आपने वो लिया। यस सर, रिस्क भी जरूरी है। यस सर, बहुत डर लगा था उस टाइम पे हाँ। कि देखो नर्सिंग हम छोड़ रहे हैं, 1.5 हाँ। साल हमारा बर्बाद हो गया, हाँ। अब छोड़ेंगे तो अब, और उसका गारंटी भी नहीं थी कि आपका निकल ही रहा, क्योंकि जहां से मैं निकला था। हाँ। लेकिन मन में एक जगह था कि मैं तो कर लूंगा, राइट। कुछ भी था, मैं पागल हो गया था हाँ, उसके राइट, पीछे राइट, कि राइट। कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, करना बस करना है। देखिए, एक बात और बता दें कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपको तभी लग सकता है जब आप कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सही बात। ऐसे नहीं होता ये। यस तो ये जो आपके अंदर जो आ रही है, जो स्पिरिट कुछ करने की, तो ये तभी आता है जब सच में आपका जो दिमाग है वो उस चीज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका होता है। यस सर। तब आपका शरीर उस हिसाब से फिर यस सर। रिएक्ट करता है यस है ना। चलो फिर तो ऐसे ही कुछ हुआ। फिर वहाँ पे मैंने कुछ, मेरे जो फूफा जी थे नरसिंहपुर में, हाँ। मैं वहाँ पे रह रहा था, बुआ फूफा जी हैं, हाँ। उनके साथ। मेरे फूफा जी थोड़े पढ़े लिखे हैं, अभी उन्हें ग्रेजुएशन हो गया, अच्छा। मतलब ग्रेजुएट हैं वो। हाँ। मेरी पूरी बॉन्ड लाइन में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पापा भी मेरे नहीं पढ़े, हाँ। मम्मी मेरी 12th पास हैं, और पूरी ब्लड लाइन में कोई भी नहीं है पढ़ा अच्छा। लिखा। तो एक अच्छी बात यह है कि फूफा जी पढ़े लिखे। फूफा जी पढ़े लिखे, और मैं उनके यहाँ पे रह के नर्सिंग कर रहा था। अरे वाह। वहीं पे मैं रहता था, खाना पीना वहीं पे, और वहाँ से नर्सिंग, क्योंकि वहाँ पे पास में नर्सिंग, यहाँ से तो अब 60 किलोमीटर, तो आना जाना बहुत कम है। तो वहाँ देखिए, एक बात और ये भी है कि जब हम जीवन में कामयाब होते हैं तो एक चीज़ बीच में आ रही है कि उसमें जो है आप कभी भी अपनी खुद की पीठ नहीं थपथपा सकते। यस सर। इसमें कितने सारे लोगों का योगदान होता है। जैसे इनके पेरेंट्स के अलावा आपने देखा इनके दोस्त का योगदान, इनकी मैडम का योगदान, प्रिया मैडम का योगदान, यस अब ये फूफा जी का योगदान। यस तो कहते हैं ना कि असली सफलता वही है कि मतलब ये है कि हाथ भी आसमान में पहुंच जाए और पैर भी जमीन में लगे रहे। यस सर। और ये बहुत बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, जब कामयाब हो जाते हैं यस तो सर। उन सबको भूल जाते हैं, Yes, उन सब सीढ़ियों को भूल जाते हैं जिन पर चढ़कर वो कभी ऊपर आए थे। यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना, जब भी कभी ऊंचाई पर आए तो हर मिलने वाले से अदब से पेश आए। यस सर। ठीक है, मान लो कभी नीचे आना हुआ तो ये दोबारा मिलते हैं ये लोग फिर से। यस तो चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपके फूफा जी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने भी आपको और गाइड किया और आपकी हेल्प की। यस, उनको हाँ। नॉलेज है कि वह हर चीज़ का नॉलेज। हाँ। और वो आपने जैसे कि बोला कि जब मेरा मतलब, जो एक इंसान होता है ना, जब जो आगे बढ़ता है और मंजिल तक पहुंचता है, तो उसके पीछे कम से कम कई हाथ होते हैं, हजारों हाथ होते हैं जो उसको धक्का दे रहे होते हैं पीछे से, जब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। एक इंसान कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंच सकता। भले ही उसका मानना हो कि हाँ मैं अकेला पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको जब पीछे से कई हाथ धकेल रहे होते, जब जाके वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। और एक ऐसे सर हैं वहाँ पे नर्सिंग, श्री राम प्रसाद कुशवाहा सर। अच्छा। जो वहाँ पे HOD थे। अरे वाह। उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है मेरी लाइफ में। बहुत उनका अंडरग्राउंड योगदान है मेरी लाइफ में। बहुत अपन स्वागत करते हैं चैनल पे उनका, आपने नाम यहाँ उल्लेख किया सर। उनका भी बहुत थैंकफुल। उनसे तो अभी भी मेरी बहुत अच्छी बात होती है। जब मैंने सिलेक्शन हुआ था तब भी मैंने उनको कॉल किया था। उनने अंदर मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। क्योंकि अब हर कॉलेज में ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट और टीचर का एक लहजा होता है। हाँ। एक रिस्पेक्ट होती है, आप उनसे डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ। और फिर मतलब एक प्रोटोकॉल होता है
कि आप किसी टीचर से ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं हाँ। तो फिर और टीचर भी देखते हैं, हाँ। तो मतलब अच्छा नहीं रहता। मेडिकल लाइन में ये रिस्पेक्ट बहुत होती है, बहुत आवश्यक सीनियर है। जूनियरिटी बहुत चलती है। बिल्कुल। आप किसी टीचर को या फिर किसी प्रोफेसर को ऐसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते, eye सही contact। भी है, और होना भी चाहिए, होना भी obvious है, वो चाहिए। कहाँ है और हम उनका कहाँ स्तर हैं, क्या, सही बात वो है। उस हिसाब से। तो उनका योगदान अंडरग्राउंड रहा है। हाँ। तो वहाँ पे कुछ और भी सर थे, अभी मैं उनके बताऊंगा। तो वहाँ पे मेरे माइंड में आया कि मैं छोड़ देता हूँ नर्सिंग, हाँ, अच्छा। और फिर नीट के लिए तैयारी करता हूँ। बिल्कुल। और फिर मैंने जैसे फूफा जी घर गया, और वहाँ एक मैं इंसिडेंट और बताना चाहूँगा। नर्सिंग में जब आप पढ़ते हो तो आपकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल। जो ड्यूटी होती है वो हॉस्पिटल में लगती है, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे गेन करते हो। हाँ। तो वहाँ पे एक बार की बात है, मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे गांव के कुछ लोग हॉस्पिटल में आए थे उस टाइम पे, हाँ, हाँ। और मैं एक पेशेंट की रिपोर्ट निकलवाने गया था। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे एक जो सर थे रिपोर्ट निकालते हैं, जो प्रिंट करते हैं, वो सर थे, वो फ़ोन में बात कर रहे थे। तो वो उठ के, मैं गया और वो उठ के चले गए। अब कंप्यूटर खाली था और चेयर भी खाली थी, वो वहाँ पे बात कर रहा। मुझे उस टाइम पे आता था, क्योंकि अब मैं वहाँ पे 6 महीने मैंने ड्यूटी कर चुका था, तो मुझे नॉलेज था कि कैसे कैसे क्या करता। तो मैं बैठ के प्रिंट निकालने लगा खुद से। तो मैं प्रिंट निकालने लगा, वो सर बात कर रहे थे। अब इतने में मेरी मम्मी का कॉल आ जाता, मेरी मम्मी का कॉल आता, तो मैं फ़ोन कान में लगा लेता हूँ, उठाकर प्रिंट निकाल रहा होता हूँ। और इतने में एक अंदर से सर आते हैं, आई डोंट नो वो कौन सर थे, क्या थे, आके बोलते हैं, बहुत गंदी टोन में बोलते हैं कि उठ, और फ़ोन पे कैसे बात कर रहा, और ये फ़ोन पे ही बात कर ले या फिर ये कर ले। तो मैंने कहा सॉरी सर, वो सर फ़ोन पे आ गए थे, तो मैंने कहा कि मैं निकाल देता हूँ, मेरा जब भी फ़ोन आ गया। वो इतना बोला, उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी, और बहुत गंदे तरीके से मेरे को चिल्लाया और बोलता चल निकल बाहर, ऐसा बोला बहुत गंदे टोन में। मतलब मेरे गांव के कुछ लोग उसी टाइम पे मौजूद थे वहाँ। अरे राम। अब आप सोचिए कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि गांव के लोग उस हॉस्पिटल में हैं, और आपकी ऐसी इंसल्ट होती है कि वो चुटकी बजा के बोलता बाहर निकल। तो ऐसा मतलब कई बार यह कड़वे घूंट पीना पड़ता है Yes, sir। सफलता के मार्ग में। ये मार्ग में। देखिए